गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप जिस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, आज हम आपके साथ है सेकंड क्लास ऑफ चैप्टर 2 अकाउंटिंग टर्म्स। 7 टर्म हम पिछली क्लास में करा चुके हैं। आज हम 8वीं टर्म करानी है, लेकिन हम फर्स्ट आपको पिछली 7 टर्म फटाफट से रिवाइज करा देते हैं कि 7 टर्म हमने लास्ट क्लास में क्या क्या कराई थी। शॉर्ट के अंदर रिवाइज करते हैं। एंटिटी एंटिटी दो प्रकार की होती थी, बिजनेस एंटिटी, नॉन बिजनेस एंटिटी। जो बिजनेस एक्टिविटीज कर रही है वो बिजनेस एंटिटी, जो नहीं कर रही है, आप हॉस्पिटल्स के लिए चैरिटेबल काम कर रहे हैं या रोटरी क्लब खोल के बैठे हैं फॉर द मेंबर्स फॉर द चैरिटेबल वर्क, दैट इज नॉन बिजनेस एंटिटी। बिजनेस ट्रांजेक्शन वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो आपके असेट्स और लाइबिलिटीज यानी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज लेके आ रही है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन के बाद आपने किया था अकाउंट्स, जब आप एक पार्टी से रिलेटेड या एक हेड से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस को एक जगह पर लेके आते हैं, उस जगह को बोलते हैं अकाउंट। गौरव से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन गौरव के अकाउंट में आ गई, रवि से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन रवि के अकाउंट में आ गई, कुणाल से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन कुणाल के अकाउंट में आ गई, तो उसे हम अकाउंट बोल देते हैं। इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट। कैपिटल, कैपिटल वो पैसा है जो बिजनेस में मालिक ने इन्वेस्ट किया है, ओनर ने इन्वेस्ट किया है। और कैपिटल रिड्यूस होती है हमारे लॉसेस से, हमारे एक्सपेंसेस से, ड्रॉइंग से, बढ़ती है प्रॉफिट से, इनकम से और एडिशनल कैपिटल से। ड्रॉइंग, ड्रॉइंग वो पैसा है जो मालिक निकाल के ले गया अपने पर्सनल पर्पसेस के लिए, या असेट्स भी ले गया तो भी ड्रॉइंग है। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी दो प्रकार के, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल घर वाली, एक्सटर्नल बाहर वाली। घर वाली मालिक का पैसा, बाहर वाली बाहर वालों से जो उधार लिए। अब बाहर वाली लाइबिलिटी में दो लाइबिलिटी आ जाएगी, करंट नॉन करंट। करंट वो जो 12 महीने के अंदर अंदर पे करनी है, नॉन करंट वो जो 12 महीने के बाद पे करनी है। सब डिटेल में पिछली क्लास में करा चुका हूं। असेट्स, असेट तीन प्रकार के, नॉन करंट असेट, करंट असेट और फिक्टिशियस असेट। नॉन करंट वो जो हमने लंबे समय के लिए ले रखे हैं, जो हमने बिजनेस चलाने के लिए लिए हैं, जैसे एसी मैंने बिजनेस चलाने के लिए लिया है, बेचने के लिए नहीं लिया। करंट असेट वो जो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा 12 महीने के अंदर अंदर। और फिक्टिशियस असेट हमारे लॉसेस जो भी राइट ऑफ होना रह गए। फिर नॉन करंट के अंदर अलग कैटेगरी आती है, फिक्स असेट्स, इन्वेस्टमेंट्स। फिर फिक्स असेट के अंदर कैटेगरी आती है टेंजिबल, इनटेंजिबल। सबकी डिटेल हम क्लास पिछली क्लास में कर चुके हैं, तो उसमें जाके आप देख लीजिएगा फर्स्ट क्लास के अंदर। आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं यहां से, रिसीट्स। रिसीट्स बच्चों अकाउंटिंग में दो प्रकार की हैं। रिसीट्स आर ऑफ टू टाइप्स। पैसे का आना इज रिसीट्स। रिसीट्स कैपिटल नेचर की हो सकती है या रेवेन्यू नेचर की हो सकती है। तो कैपिटल रिसीट या फिर रिवेन्यू रिसीट, इसको समझना है हमारे को। इस पे प्रैक्टिकल भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप भी बन सकता है और ट्रू फॉल्स भी आ सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने गाड़ी बेच दी अपनी। अब गाड़ी बेच के पैसा आया है हमारे पास, या हमारा कपड़े का काम है, हमारी दुकान कपड़े की है, और दूसरा हमारे पास कपड़े बेच के पैसा है। अब गाड़ी बेचना कौन सी रिसीट है और या कपड़े बेच के जो पैसा आ रहा है वो कौन सी रिसीट है, ये समझना है हमारे को। तो जो हमारा बिजनेस है बच्चों, अगर मेरी कपड़े की दुकान है, कपड़े का मेरा बिजनेस है, तो कपड़े बेच के जो आ रहा है वो मेरी रेवेन्यू रिसीट है। और जो मैं गाड़ी बेच रहा हूँ, मैं रोज रोज नहीं बेचता, जो गाड़ी बेच रहा हूँ, गाड़ी बेच के जो पैसा आ रहा है वो मेरी कैपिटल रिसीट है। तो आप होप बात को थोड़ा समझ गए हैं। कैपिटल रिसीट इज कैपिटल इन नेचर, नॉन रिकरिंग इन नेचर, जो रोज रोज नहीं होता। गाड़ी लोग रोज रोज नहीं बेचते, लेकिन जिसका कपड़े का काम है, रोज कस्टमर आएंगे, रोज कपड़े बेचेंगे। मेरा पढ़ाने का काम है, तो मेरे लिए रिवेन्यू रिसीट क्या होगी? गाड़ी बेचना है या बच्चों की फीस? यस, बच्चों की फीस। तो बच्चों की जो फीस आ रही है वो मेरे लिए रेवेन्यू रिसीट्स है। मैंने गाड़ी बेच दिया, अपना कोई असेट बेच दिया, वो मेरे लिए कैपिटल रिसीट है। मैंने बैंक से लोन ले लिया, लोन लेके पैसा आ गया, वो मेरे लिए कैपिटल रिसीट है। वो रोज रोज नहीं होनी। आओ क्लास देखें, अगर आपको बात समझ आ गई है। और ये बैलेंस शीट आइटम है क्योंकि आपको कैपिटल रिसीट्स मिली है। रिसीट्स, तो कैपिटल रिसीट इज बैलेंस शीट आइटम, दीज आर शोन इन द बैलेंस शीट। और ये हमारी रिकरिंग नेचर की है, पीएनएल के अंदर शो होगी। तो रेवेन्यू रिसीट, दीज आर दोज रिसीट्स विच आर जनरेटेड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। हम कपड़े बेच रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ा के जो पैसा आया मेरे लिए नॉर्मल काम है, मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तो वो मेरे लिए रेवेन्यू रिसीट है। एग्जाम्पल ऑफ दीज रिसीट्स आर सेल ऑफ गुड, दुकानदार ने, कपड़े वाले ने कपड़े बेचे, सेल ऑफ गुड्स, रेंट रिसीट, फी रिसीट। दीज रिसीट्स आर शोन इन द पीएनएल अकाउंट, दीज आर रिकरिंग इन नेचर। उधर जब जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पीएनएल की जगह, दीज आर शोन इन द बैलेंस शीट। इसकी जगह आ जाएगा इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर।
एग्जाम्पल में आ जाएगा सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ फर्नीचर, जो हमारा असेट बेच के पैसा आया, बैंक लोन से पैसा आया। और मीनिंग में आ जाएगा दीज आर दोज रिसीट विच आर नॉट रेवेन्यू इन नेचर, जो रिवेन्यू नहीं है वो कैपिटल है। रेवेन्यू कौन सी है? जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से कमाया। तो विच आर अर्न फ्रॉम द नॉर्मल या जनरेटेड फ्रॉम द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एज रेवेन्यू रिसीट, and which is not revenue is capital. So these are those receipts which are not revenue in nature. एग्जाम्पल वही जो मैंने बोले थे, बैलेंस शीट में आ जाता है, नॉन रिकरिंग इन नेचर। तो 4 पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी आ गए आपके पास, यानी अगर आपके पास शॉर्ट नोट आ जाए तो दोनों का शॉर्ट नोट भी लिख सकते हैं, और अगर शॉर्ट नोट की जगह डिफरेंस आ जाए तो आप डिफरेंस भी लिख सकते हैं। तो होप आपको कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट क्लियर हो गया। अगला है बच्चों एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर बच्चों 3 तरह के हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो आपने असेट्स पर खर्चे करे, आपने गाड़ी खरीदी, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपने बिजनेस चलाने के लिए एम्प्लॉयज को सैलरी दी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्लास। आपने एम्प्लॉय को सैलरी दी, जगह का किराया दिया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, कोई ऑफिस की रिपेयर्स हो गई, मेंटेनेंस हो गई, ये सब बिजनेस को चलाने के लिए खर्चे किए जा रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। डे टू डे ऑपरेशंस के लिए खर्चे किए जा रहे हैं। जब आप कोई ऐसा खर्चा करते हैं जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा दे, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज दोज एक्सपेंडिचर which are incurred on asset to increase the earning capacity of the business. क्या समझ आई क्लास बात? Which are incurred on asset to increase the earning capacity of the business, that is called capital expenditure. Revenue expenditure, in other words, capital expenditure बच्चों वो खर्चा है जो आपको enduring benefit देगा, long term benefit देगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर शॉर्ट में बोले तो असेट्स को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। सर पहले बता देते, असेट्स को कैपिटल, हाँ, जो भी आपने खर्चा है असेट्स पर किया है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और जो आपने खर्चे करें एक्सपेंस, जिनका बेनिफिट खत्म हो गया, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने एम्प्लॉय को सैलरी दी, जगह का किराया दिया, वेजेस दी, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये रिकरिंग इन नेचर है, ये रोज रोज नहीं होता, कभी कभी होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तीसरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये बच्चों एक्चुअली खर्चा है ही नहीं, ये लॉस है, या कहो वो रेवेन्यू खर्चा है जिसको राइट ऑफ करना रह गया। दीज आर दोज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच आर टू बी रिटर्न ऑफ इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। ये बेसिकली जनरली बहुत बड़े लॉसेज होते हैं, तो हम उनको एक साल में राइट ऑफ नहीं कर पाते। एक साल में जैसे बहुत बड़ा आपने करोड़ों का एडवर्टाइजमेंट खर्चा कर दिया, आपने अमिताभ बच्चन को बुला लिया कल्याण ज्वेलर्स की ऐड के लिए, तो वो आपका एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, और अमिताभ जी को आपने 5 करोड़ रुपए दिए और आप एक साल के अंदर अंदर खर्च नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको होप क्लास क्लियर हो गया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। एक बार यहां से भी देखते हैं, देखिए जरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, these are those expenditure which are incurred on assets, to increase the earning capacity of the business, in other words, these are those expenditure which will give benefit of enduring nature to the business. enduring nature, long term nature, enduring nature किसे कहते हैं? लॉन्ग टर्म नेचर को। तो जो लॉन्ग टर्म नेचर का बेनिफिट देगा हमारे को, लॉन्ग टर्म नेचर, एंड्योरिंग नेचर, जो एंड्योरिंग नेचर का बेनिफिट देगा, लॉन्ग टर्म नेचर का। एग्जाम्पल्स आर परचेज ऑफ बिल्डिंग, फर्नीचर, कार। ये बैलेंस शीट में असेट साइड, बेसिकली खर्चे ही वही हैं जो असेट्स पर किए जाते हैं। तो बेसिकली सर कैपिटल एक्सपेंडिचर असेट्स बोल दे क्या, कह सकते हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी असेट पर जो खर्चा कर रहे हो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और जो खर्चे कर रहे हो वो खर्चे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सैलरी पे करना इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिनका बेनिफिट उसी साल में खत्म होगा। तो दीज आर दोज एक्सपेंडिचर बेनिफिट ऑफ विच हैज बीन एग्जॉस्टेड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, उसी साल में खत्म हो गया। एग्जाम्पल, सैलरी दे दी, रेंट दे दिया, बिजली का बिल दे दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये पीएनएल में जाते हैं, रेवेन्यू स्टेटमेंट में जाते हैं, ये रिकरिंग नेचर के होते हैं। तो रेवेन्यू स्टेटमेंट में गए, कहाँ गए? रेवेन्यू स्टेटमेंट में।
लास्ट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू वो जो उस साल में नहीं, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में राइट ऑफ होते हैं. दीज आर दोज एक्सपेंडिचर विच आर रिटर्न ऑफ इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड बिकॉज ऑफ इट्स बेनिफिट विल बी इंजॉयड इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड. जैसे अमिताभ बच्चन का हमने एग्जाम्पल दिया, तो उन्होंने जब ऐड करी कल्याण ज्वेलर्स के लिए, तो कल्याण ज्वेलर्स ने जो बेनिफिट मिला, जो उनकी सेल बढ़ी, वो कई सालों तक बढ़ी. ऑलराइट, हाँ जी बच्चों. अगली टर्म एक्सपेंस, खर्चा. रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का समझ लो दूसरा नाम खर्चा है. रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज खर्चा और कैपिटल एक्सपेंडिचर इज असेट. अब खर्चे को अलग से इन्होंने बताया एक्सपेंस, क्योंकि एक्सपेंस अपने आप में फिर दो पार्ट्स होते हैं. एक्सपेंस वही जिसका बेनिफिट खत्म हो गया उसी साल में, जिस साल में वो हुआ. आपने एम्प्लॉय को सैलरी दी, खर्चा. एसी यूज किया, बिजली का बिल आया, खर्चा. तो एक्सपेंस मीन्स द अमाउंट द बेनिफिट ऑफ विच हैज बीन एग्जॉस्टेड इन द ईयर इन विच इट टुक प्लेस. जिस साल में वो चीज हुई उस साल में वो खत्म हो गया बेनिफिट. आपने चिज्जी खाई, खत्म, बेनिफिट. आइसक्रीम खाई, खत्म, बेनिफिट. आइसक्रीम बनाने वाली मशीन खरीद ली, वो असेट है, क्योंकि उससे रोज आइसक्रीम बनेगी. और एसी खरीदा, वो असेट है, लेकिन जो बिजली का बिल दिया वो खर्चा है. गाड़ी खरीदी, वो असेट है, लेकिन गाड़ी के अंदर जो पेट्रोल डलवाया वो खर्चा है. तो एक्सपेंस क्या हुआ क्लास? प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. प्रीपेड, पैसे पहले दे दिए, सर्विस नहीं ली, मनी पे कर दी, आपका असेट है, आपका असेट है. आपने सर्विस ले ली, पैसे नहीं दिए, समोसे खा लिए, पैसे नहीं दिए, ये आपकी लायबिलिटी है. तो आपके एक्सपेंस कितनी तरह के हो गए? दो तरह के, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. आपने यहां पे खर्चा हो गया, एक्सपेंस इंकर हो गया, एक्सपेंस इंकर्ड, बट आपने पैसे नहीं दिए, मनी नहीं दी. वहां मनी दे दी, सर्विस नहीं ली, या सर्विस ले ली, पैसे नहीं दिए. मनी दे दी, सर्विस नहीं ली, आपका असेट है. आपने सर्विस ले ली, पैसे नहीं दिए, आपकी लायबिलिटी है. आओ देखें, आओ देखिए एक्सपेंस. एक्सपेंस मींस वो अमाउंट जिसका बेनिफिट एग्जॉस्ट हो गया, बेनिफिट ऑफ विच हैज बीन एग्जॉस्टेड इन द ईयर इन विच इट टेक्स प्लेस, जिस साल में वो हुआ. एग्जाम्पल सैलरी, रेंट, बिजली का बिल, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट पेड, ये सारे एग्जाम्पल्स है. प्रीपेड, आपने पैसे दे दिए, सर्विस नहीं ली. आउटस्टैंडिंग, आपने सर्विस ले ली यानी एक्सपेंस हो गया लेकिन पैसे नहीं दिए, तो ये आपकी लायबिलिटी है, ये आपका असेट है. प्रीपेड, एडवांस में देना, आउटस्टैंडिंग, सर्विस ले लेना, पैसे ना देना. प्रीपेड एक्सपेंस मींस एक्सपेंस पेड, पैसे दे दिए बट सर्विस अभी नहीं ली, ये हमारे लिए असेट है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस इंकर हो गया लेकिन अभी हमने मनी नहीं दी, ये हमारे लिए लायबिलिटी है, इट इज अ लायबिलिटी. एक्सपेंस के बाद रिवेन्यू. रिवेन्यू और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दो अलग अलग चीजें हैं. रिवेन्यू थोड़ी सी ब्रॉडर टर्म है. रिवेन्यू और बच्चे या दुनिया दोनों एक ही मान लेते हैं, रिवेन्यू बोल दो या रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक ही मान लेते हैं, लेकिन हल्का सा डिफरेंस है. इसमें रिवेन्यू में सिर्फ वो पैसा आता है जो आप अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से ला रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से ला रहे हैं. आपका कपड़े का काम है, जो कपड़ा बेच के आ रहा है वो आपका रिवेन्यू हो गया. लेकिन यहाँ पे अदर रिवेन्यूज भी आ जाते हैं खाली रिवेन्यू में. तो ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश ये तो है ही है, जो ये आ रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से. इसके अलावा यूज ऑफ रिसोर्सेज से जो आ रहा है, यानी आपने पैसा ब्याज पे बैंक में रखा हुआ है, इंटरेस्ट आ रहा है, या आपने कोई रॉयल्टी कमा ली है, या आपने कोई कमीशन कमा ली है, या आपने कोई प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ाई तो रेंट आ गया है, तो ये वाली इनकम भी आपका रिवेन्यू में आ जाएंगी, क्योंकि ये आपकी रिवेन्यू का पार्ट है. लेकिन आरएफओ आपका मेन काम नहीं है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है. तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपका कपड़ा बेचना है, कपड़ा बेच के जो पैसा आएगा वो आपका आरएफओ में आएगा. ये बाकी चीजें फिर अदर इनकम में आती है, आरएफओ में नहीं आती. तो रिवेन्यू वर्ड में लेकिन ये सारा आ जाएगा. आओ देखते हैं रिवेन्यू क्या कहता है. बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है. तो रिवेन्यू मींस ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, रिसीवेबल्स और अदर कंसिडरेशन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. तो नॉर्मल कोर्स से हो रहा है, चाहे वो आपके सेल ऑफ गुड्स से हो रहा हो, या आपको रेंटल इनकम आ गई हो, आपको कमीशन इन मिल गया हो, या आपको इंटरेस्ट मिल गया हो, तो ये सारी आपकी रिवेन्यू के अंदर आ जाएंगी. रिवेन्यू डिफर्स फ्रॉम इनकम. बच्चे रिवेन्यू और इनकम को कंफ्यूज करते हैं. रिवेन्यू अलग चीज है और इनकम अलग चीज है.
अगर आपने 100 रुपए की चीज बेची और आपने वो 70 की खरीदी थी तो इनकम 30 है। ये जो 100 की बेची ये रिवेन्यू है। 100 की चीज बेची, 70 की खरीद के 100 की बेची, कमाया क्या 30, तो इनकम इज 30। जितने की बेची वो रिवेन्यू होता है। तो रिवेन्यू डिफर्स फ्रॉम इनकम। बच्चों को लगता है दोनों सर ये भी सेम ही है, नहीं। इनकम तो कमाई है, बेचा कितने का वो रिवेन्यू है, टोटल ग्रॉस पैसा जो आया माइनस जो आपने खर्चे करे कितने का आपको पड़ा था। तो ये भी वैसी इनकम कौन सी वाली होती है अभी वो भी देखेंगे। ये ग्रॉस प्रॉफिट होता है, फिर उसका नेट प्रॉफिट क्या होता है वो भी देखेंगे अभी। तो रेवेन्यू डिफर्स फ्रॉम इनकम, इनकम इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, इनकम, प्रॉफिट। अगली टर्म आ गई इनकम, उसके बाद आ गई प्रॉफिट। और ये समझते हैं इनकम और प्रॉफिट, ये बड़ी मजेदार बात है समझने वाली। ये भी इंटरचेंजेबली, क्योंकि थ्योरी जनरली बच्चे पढ़ते ही नहीं, तो इनकम और प्रॉफिट हम इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं वर्ड को। लेकिन मैं अगर बॉक्स से समझाऊं तो मेरा जो बिजनेस से मैं कमा रहा हूं वो प्रॉफिट है। अगर मेरा कपड़े का बिजनेस है तो जो मैं कपड़े के बिजनेस से जो कमा रहा हूं वो मेरा प्रॉफिट है। लेकिन मेरी बाकी अदर भी इनकम आ रही है। मैंने प्रॉपर्टी किराए पे दे रखी है, उससे मैंने रेंट कमाया। मैंने बैंक में एफडी दे रखी है, उससे इंटरेस्ट कमाया। मैंने कंपनीज के शेयर्स खरीद रखे हैं, वहां से डिविडेंड आया। मैंने कोई गाड़ी वाड़ी बेच दी, वहां से प्रॉफिट ऑन सेल आ गया। तो ये सब कुछ मिला के जो है ब्रॉड बड़े वाला, जिसके अंदर प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है, प्रॉफिट भी इस डब्बे में इंक्लूडेड है। यानी कोई कह रहा है सर प्रॉफिट इज द पार्ट ऑफ इनकम, यस सर इनकम इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट, नो। Income is a broader term that includes profit. Income is a broader term that includes profit. Profit इंक्लूडेड है इनकम में, लेकिन इनकम इंक्लूडेड नहीं है प्रॉफिट में, क्योंकि इनकम बड़ी है, बड़े वाला डब्बा इनकम है, उसके अंदर प्रॉफिट भी और ये सारी इनकम भी है। सर अब समझ आया पहली बारी, हाँ। तो अगर आप एग्जाम्पल से समझोगे तो समझ आएगी बात, और ध्यान से सुनोगे तो मत समझ आएगी। दोबारा एक बारी हम पढ़ते हुए करते हैं अब इस बात को। इनकम इज अ ब्रॉडर टर्म देन प्रॉफिट एंड इंक्लूड्स प्रॉफिट फ्रॉम एक्टिविटीज अदर देन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यानी रेंट आ गया वो भी इनकम है, आपको रॉयल्टी मिल गई, कमीशन मिल गई, अदर चीजें मिल गई, डिविडेंड मिल गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कार हो गया, तो वो भी इनकम का ही पार्ट बनेगा। तो इनकम रेवेन्यू माइनस सारे खर्चे इज योर इनकम। प्रॉफिट, प्रॉफिट जो आपने अपनी ऑपरेटिंग डे टू डे एक्टिविटीज से कमाया। प्रॉफिट मींस इनकम अर्न बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स डे टू डे एक्टिविटीज। अब इसके अंदर फिर फर्दर क्लासिफिकेशन करी हुई है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट बच्चों वो जो हमने डायरेक्ट कॉस्ट माइनस कर दी, जो हमने डायरेक्ट कॉस्ट माइनस कर दी। और नेट प्रॉफिट वो जो हमने सारे खर्चे माइनस कर दिए, तो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा। सर ये वाली बात बिल्कुल नहीं समझ आई, यस। तो आओ समझते हैं एग्जांपल से, नेट प्रॉफिट क्या और ग्रॉस प्रॉफिट क्या। लेट अस सपोज बच्चों, आप कोई भी चीज, आपने कोई टॉय खरीदा, आपकी टॉय मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग है, आपने 1,000 रुपये का कोई टॉय खरीदा और आपने 1 लाख पीस खरीदे, तो आपके 10 करोड़ रुपए के हो गए। 1 लाख इंटू 1,000, 10 करोड़ के हो गए। आपने 1,000 वाला टॉय 1,500 रुपये में बेच दिया। आपको एक टॉय पे कमाई कितनी हुई, 500 रुपये। इंटू कितने टॉय बेचे, 1 लाख, तो आपने क्या कमा लिया बच्चों, 5 करोड़ रुपए। ये आपका बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट है। इस 5 करोड़ को कमाने के लिए आपने एक ऑफिस भी खोला हुआ होगा, ऑफिस के अंदर इंप्लॉइज भी रखे हुए होंगे आपने। उन एम्प्लॉयज़ की सैलरी जाएगी, ऑफिस का किराया जाएगा, बिजली का बिल जाएगा, टॉय आता होगा, टॉय जाता होगा, गाड़ियों के किराए होंगे, गाड़ियों का पेट्रोल होगा। ये सारे जब खर्चे माइनस हो जाएंगे, मान लो ये खर्चे 2 करोड़ है सारे मिला के, तो ये जो आएगा ये आपका नेट प्रॉफिट है, और ये जो था ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। जब आप टॉय की डायरेक्ट कॉस्ट माइनस कर रहे हो, टॉय आपने खरीदा 1,000 का, बेचा 1,500 का, तो आपने जब डायरेक्ट कॉस्ट माइनस करी, 1,500 में से 1,000 गया, 500 बचा। आपने माल 10 करोड़ का खरीदा था और 1,500 के हिसाब से आपने 1 लाख पीसेस 15 करोड़ के बेचे थे, तो आपने एक पीस पे 500 कमाया था, 1 लाख पीस पे 5 करोड़ कमाए थे। जब आपने रिवेन्यू में से डायरेक्ट कॉस्ट माइनस करी, 15 करोड़ माइनस 10 करोड़, ये 5 करोड़ डायरेक्ट कॉस्ट माइनस करी, 5 करोड़ आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। उसमें से जब अदर एक्सपेंस, ऑफिस की सैलरी, बिजली का बिल, टेम्पू का किराया, टेम्पू का पेट्रोल, बाकी खर्चे सब माइनस करे, तो आपका जो आया वो नेट प्रॉफिट आया। तो नेट प्रॉफिट सारे खर्चे जब माइनस कर देते हो तब आता है। ग्रॉस प्रॉफिट तब आता है जब सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट माइनस करते हो। ग्रॉस प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग डायरेक्ट कॉस्ट फ्रॉम रेवेन्यू। नेट प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस फ्रॉम रेवेन्यू।
और अगर आपके खर्चे ज़्यादा हैं, रेवेन्यू कम है, तो आप लॉस में हो। तो इफ़ एक्सपेंसेस आर मोर देन रेवेन्यू देन इट इज़ अ केस ऑफ नेट लॉस। होप आपको आज की क्लास में मस्त वाला मज़ा आ गया है। तो अपने फ्रेंड्स को क्लास के लिए कन्वे कर दें कि भाई तेरे को क्लास में नहीं समझ आया, यूट्यूब पे जा, गौरव सर की क्लास डली पड़ी है, जाके देख ले, मस्त तरीके से समझ आ जाएगी। बाय बाय क्लास, अगली क्लास में मिलते हैं, आगे की टर्म्स करेंगे। होप आपको बहुत मज़ा आया।